आज हम लोग बात करें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूज करती है रसिया से लीज के बारे में बात करते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही है सोयूज एट द गुआना। ये रसियन रॉकेट है, इसको लीज पे लेके चलाया जाता है। आपको बता दें गुआना स्पेस सेंटर को सोयूज के सीएसजी यानी कि गुआना स्पेस सेंटर अथवा एरियन स्पेस सोयूज के नाम से भी जाना जाता है। एरियन स्पेस सोयूज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सोयूज के एसटीपी मॉडल, याद रखिएगा कौन सा मॉडल है, एसटी मॉडल को, लॉन्च व्हीकल को सेंटर स्पेथलिक गुआनासिस, सीएसजी का पूरा नाम क्या है, सेंटर स्पेथलिक गुआनासिस, को मीडियम साइज के लॉन्चर के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि यह हल्के वजन वेगा और भारी वजन के एरियन 5 के बीच का लॉन्चर है। सोयूज व्हीकल को रोस कॉस्मोस, याद रखिएगा रसिया की स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है, रोस कॉस्मोस, और उसके बाद से तास्गो प्रोग्रेस, याद रखिएगा तास्गो प्रोग्रेस, और इसके अलावा एनपीओ लेवचिन ने, इन दोनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया है। किसने, रॉस कॉस्मोस और टास्क प्रोग्रेस ने इसको मिलकर डिजाइन किया है। इसको मैन्युफैक्चर कौन करता है, इसको मैन्युफैक्चर करता है एनपीओ लेवचिन, याद रखिएगा एनपीओ लेवचिन इसका सप्लाई करता है। कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स को एयरबस और थेल्स ग्रुप तथा रोग स्पेस द्वारा भी सप्लाई किया जाता है। एरियन स्पेस प्रोजेक्ट को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2002 में अनाउंसमेंट किया कि इसको हम लोग लेंगे। और इसमें दो प्रकार के कोऑपरेशन रसिया के साथ किया गया। पहला कोऑपरेशन था कि सोयूज लॉन्च साइट को कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का कार्य पूरा गुआना स्पेस सेंटर के लिए सोयूज के लिए किया जाएगा। और दूसरा कि 2003 में सिग्नेचर कर लिया गया इसके बारे में, और 2005 में इसके फंडिंग भी इसको देना शुरू कर दिया गया। और ईएलएस यानी सोयूज इस लॉन्च कॉम्प्लेक्स को कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया 2007 में, और ईयर 2011 में पूरा भी हो गया। एरियन स्पेस ने ऑफर दिया कि सोयूज के एसटीबी को लॉन्च पैड के लिए मॉडिफाई किया जाए, जिसके दो फ्लाइट्स VS-02, याद रखिएगा क्या नाम है, VS-02 और VS-04 तथा रिसेंट VS-17, याद रखिएगा VS-17 मिशन को अंजाम दिया गया है, जो कि इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको आगे बता दें कि इसके बाद एरियन स्पेस ने 23 सोयूज रॉकेट का ऑर्डर 2019 में दिया, याद रखिएगा 2019 में 2019 में 23 सोयूज लॉन्चर का ऑर्डर दिया, जो कि प्रत्येक साल में 3 या 4 बार लॉन्च किया जाएगा, यानी कि 3 या 4 बार इसको लॉन्च करने का प्लान है आने वाले समय में। चलिए इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या खासियतें हैं जो कि दूसरे सोयूज में नहीं है। सोयूज में सबसे पहला खासियत है कि पहले से उपयोग होने वाले मॉडिफाइड सर्विस टावर को ईएलएस में होगा, जिसमें पेलोड इंटीग्रेशन वर्टिकली यानी सीधा किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। इसका असेंबली रूम से असेंबल करके लाया जाता है, और लॉन्च पैड पे इसको वर्टिकली मतलब तरह इसको लॉन्च मतलब कि मतलब इंटीग्रेट किया। चलिए तो ये जो आपको कार लाती हुई दिख रही है, इसी को कहते हैं ट्रेन कार, याद रखिएगा इसको ट्रेन कार कहते हैं, जो कि बहुत स्लोली चलती है और किसी भी लॉन्चर को, बहुत ही हैवी लॉन्चर को भी कैरी करने में सक्षम है। चलिए इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। लॉन्च सेंटर, अब देखिए टावर, ये आप जो वो इसी होते हैं। ये कैसे इसका उपयोग होता है थोड़ा देखिए। ये जो मोबाइल सर्विस टावर है, इसके इसके बाजू बाजू में 2-3 आर्म लगे हुए हैं, और जैसे याद रखिएगा जैसे ये रॉकेट यहाँ पहुंचता है, जैसे जैसे ये रॉकेट, ये जो यहाँ पे शटल है, ये जैसे यहाँ पहुंचता है, मतलब इसके जो आर्म्स हैं इसको पकड़ लेते हैं। तो इसमें एक प्रकार उपयोग किया जाएगा जो कि इसमें वर्टिकली पेलोड को इंटीग्रेट करेगा,
चलिए लेते हैं। इसकी अगली खासियत है कि यूरोपियन ने ट्राई किया है, इसके लिए एक अलग प्रकार का पेलोड एडाप्टर लगाया नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा बात यह है इसमें कि यूरोपियन ने इसमें एक यूरोपियन सेफ गार्ड किट, यानी कि गार्ड किट है कि अगर कंट्रोल छूट गया है तो उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जो उसको डिटेक्ट कर लेता है और रॉकेट को खुद बुला है, रॉकेट कहीं गिरता नहीं। इसी को कहते हैं सेल्फ गार्ड किट। इनमें लगाया जाता है, सिग्नल को लोकेट करता है और ट्रांसमिट करता है और इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसके टेलीमेट्री फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है जो इंटर रेंज इंस्ट्रूमेंट यानी कि आईआरजी द्वारा डेवलप किया गया है और इसका उपयोग में किया जाता है। और इसका अगला खासियत यह है कि इसके सभी स्टेज को एस बैंड टेलीमेट्री सिस्टम को लगाया गया है। आपको बता दें कि बेकानूर कॉस्मोड्रोम कॉस्मोड्रोम जो कि रसिया का लॉन्च साइट है, उसमें 5 TM बैंड वाले टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग किया गया है, जबकि सेंट्रल वाले सिस्टम का उपयोग किया गया है। समझ में आ जाएगा। एडप्शन के लिए ऑक्सीजन प्योरीफायर सिस्टम का डायरेक्ट पता लगाया जा सके, इसके लिए इसमें व्यवस्था की गई। एयर कंडीशनिंग यानी एसी सिस्टम आइस, आप कहेंगे सर एसी जब तो आइसिंग तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे एसी रहता है वहां पे न तो अधिक गर्मी होती है और न जो टेम्परेचर होता है वो एकदम बिल्कुल मीडियम में रहता है और हो पाती है न अधिक बॉइलिंग ऑफ हो पाता है। तो इसलिए इसमें एयर कंडीशनिंग है। और आपको बता दें कि इसके लिए पतली ग्वानासिस में पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि कोई भी दिक्कत, सभी होल्स सभी कैविटीज को स्टडी करने के लिए इसमें तथा डिवाइस द्वारा अपग्रेड किया गया पायरोटेक्निक डिवाइस, मतलब एक प्रकार का डिवाइस होता है वो चेक करने का काम करता है, ताकि जब ये समुद्र में डूबे यानी इसका जब समुद्र में डिकम्पोज हो तो पता चल जाए कि हाँ इसका बूस्टर अब समुद्र में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसे एक गया है ही नहीं होती है। रीजन ये है कि वो एटमॉस्फेयर में जल के खत्म हो तथा कोल्ड स्टेज में पायरोटेक्निक इग्निशन वाले आरडी पायरोटेक होता है, एक ऐसे प्रकार का इग्निशन होता है जो कि उसके लिए, और इसी को पायरोटेक्निक कि अब जितने भी सिस्टम लगाया जा रहा है, लेकिन पहले में फ्लूइड मैग्नेटिक पायरोटेक्निक इग्निशन करते हैं। इसमें पायरोटेक्निक और आरडी 108A इंजन लगाया गया है। केमिकल 14D22 KZ का के लिए याद रखिएगा 14D22 KZ का प्रयोग किया जाता है के लिए, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इग्नाइट तथा और सोयूज में भी उपयोग होता है जो सोयूज। चलिए अब इसके व्हीकल प्रोसेसिंग के बारे में जान लेते हैं कि इसका व्हीकल प्रोसेसिंग कैसे होता है, कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि सोयूज के कंपोनेंट सीएससी में यानी कि जो सेंट्रल स्पेसिफिक ग्वानासिस है इसमें शिप द्वारा पहुंचाया जाता है तथा उस एरिया तक पहुंचाया जाता है। स्टोरेज एरिया क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट की मिस्टेक आ जाएगा। अनलोडिंग एरिया देखिए ये है अनलोडिंग एरिया, यहाँ पे सब कुछ सारी चीजों को अनलोड कर दिया जाता है और वहां यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ही आप फिगेट प्रिपरेशन यहाँ पे आता है। फिर इसके बाद ऐसे आ रहा है और फिर उसके बाद अनलोडिंग एरिया यहीं पे और देखिए सबसे पहले इस देखिए हो रहा है यहाँ पे और उसके बाद से यहाँ पे भेजा जाता है
को लॉन्च पैड पर भेज दिया जाता है। ये आपको इस पिक्चर में पहुंचाने के बाद वहां से लॉन्च व्हीकल को बिल्डिंग तथा इंटीग्रेशन किया जाता है हॉरिजॉन्टली। से देखिए ये हॉरिजॉन्टली असेंबल हो रहा है, देखिए हॉरिजॉन्टली असेंबलिंग बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल। और इसके बाद से इसके पहले चारों बूस्टर को कोर स्टेज के साथ अटैच किया जाता है। पहले चारों बूस्टर को कोर स्टेज के साथ अटैच किया, फिर इसके कोर स्टेज को इसके सेकंड स्टेज से और फिर सेकंड स्टेज को थर्ड स्टेज से इंटीग्रेट कर दिया जाता है, जैसे कि वेकारोल और प्लास्टिक कॉस्मोड्रम में होता है। और इसके तो इसके अलग से इसके पेलोड को डिस्पेंसर पर रखा जाता है, जो कि एक पेलोड प्रोसेसिंग की सुविधा है। डिस्पेंसर क्या करता है कि जब लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट अलग होती है तो बहुत तेजी से फेंकता है उसको, उसी को डिस्पेंसर बोलते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद से इसके फ्रिगेट अपर स्टेज जो फ्रिगेट है उसका नाम इसके फ्रिगेट, उसमें रखा जाता है। फेरिंग को इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है और उसके बाद सोयूज एसटी के पहले 3 स्टेजेस को ट्रेन द्वारा इंटीग्रेशन बिल्डिंग तक पहुंचाया जाता है। देखिए ट्रेन द्वारा इसको इंटीग्रेशन बिल्डिंग तक पहुंचाया जाता है, जो रैकेट को पैड पर वर्टिकली पोजीशन में खड़ा करता है, जहां सोयूज को ट्रेन से 4 सपोर्ट आर्म्स होते हैं। 4 सपोर्ट आर्म्स मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और इसके द्वारा इसको हटाया जाता है और एक बार वर्टिकली होने पर इसमें मोबाइल गारंटी सोयूज को इंटर करती है और उसे चारों ओर से घेर लेती है। इसके बाद इसे एनकैप्सुलेट फ्रिगेट में और अपर स्टेज को लगाए जाने के वाले मोबाइल गारंटी द्वारा वर्टिकली रूप से इसे उठाया जाता है और लॉन्च के घंटे पहले मोबाइल गारंटी को वापस ले लिया जाता है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये आपको जो दिख रहा है इस ये कौन से हैं? सपोर्ट टावर है जो दिख रहा है यहाँ पे मोबाइल गारंटी टावर, ये वाला। ये क्या करता है लॉन्च के ठीक कुछ सेकंड पहले, याद रखिएगा लॉन्च के 1 घंटा पर, लेकिन उससे पहले ये रहता है जिससे ऊपर वाला ये वाले स्टेज को इंटीग्रेट किया जा सके, इसलिए इसको मोबाइल गारंटी का उपयोग इसमें किया जाता है। और ये जो है ये जो आपको 4 सपोर्ट आर्म्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। बाद से इंटर करने के बाद इसमें इनकैप्सुलेट वर्टिकली रूप से उठाया जाता है और लॉन्च के 1 घंटे पहले मोबाइल गारंटी को दिया जाता है। ये मैं आपको आगे बताया था। इसके बाद आपको इसकी फ्यूचर डेवलपमेंट तो एरियन स्पेस का सोयूज 2019 में लीज पर लेने का प्लान था, लेकिन 2014 प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके बाद जब इसे एरियन 6 का विकास नहीं हो पाया तो इसको ऑपरेट किया जाएगा, मतलब ऐसा उम्मीद लगाया गया कि इसको आगे भी ऑपरेट किया जाएगा। और एरियन 6 के डिजाइन को एयरबस और सेफ्रॉन ने ये बताया है कि एरियन का जो 6.2 वाला वर्जन होगा ये आने वाले समय में इसको रिप्लेस कर देगा। और एरियन 6 22 तक, यानी प्लान था तो 2021 तक, लेकिन इसको 2022 तक इसको अभी डिले कर दिया गया है इसके फर्स्ट फ्लाइट को। और जब तक कि एरियन 6 का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है तब तक सोयूज गुआना का उपयोग किया जाएगा, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। चलिए इसका लॉन्च हिस्ट्री के बारे में कर लेते हैं। ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसके लॉन्च के बारे में है, ध्यान से देख सकते हैं। इसके लॉन्च हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट यूज एसटीबी जो सोयूज एसटीबी था उसको सीएसजी से लॉन्च करने के लिए सबसे पहले 2009 में पेरिस एयर शो में, पेरिस एयर शो का मतलब ये है कि एक एयर शो होता है हर देश का जो इसमें अपने लड़ाकू विमानों का अपने हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। तो पेरिस एयर शो में गैलीलियो प्रोग्राम के डायरेक्टर थे जिनका नाम और नेविगेशन रिलेटेड उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने पेरिस एयर शो में गैलीलियो प्रोग्राम के डायरेक्टर और नेविगेशन रिलेटेड एक्टिविटीज के जो हेड थे उनका नाम था रेनन ओस्टलाइंग, और एरियन स्पेस के सीईओ थे जिनका नाम था जेम्स लीगल के साथ हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 गैलीलियो सैटेलाइट को लॉन्च करने का भी
कॉन्ट्रैक्ट रखा गया और इस कॉन्ट्रैक्ट को पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने गैलीलियो इंडस्ट्रीज को 2006 में सिग्नेचर कर दिया था कि गैलीलियो की जो टर्टल सैटेलाइट है उसका लॉन्चिंग यूरोपियन स्पेस एजेंसी खुद करेगी। लॉन्च व्हीकल के कंपोनेंट्स को सांट पीटर्सबर्ग से याद रखिएगा से फ्रांस के गुआना में पहली बार शिप से 2009 में भेजा गया था और सोयूज का लॉन्च साइट पर इसे 2011 में भेजा गया। तो कहेंगे सर इतना पहले क्यों बुला लिया गया इसको? तो रीजन ये था कि रॉकेट को देख के ये मॉडिफाई करना था कि हाँ रॉकेट में कैसा सपोर्ट आर्म लगेगा, उसमें कैसे मोबाइल देखेंगे रॉकेट को, तभी तो उसके अनुसार लॉन्च पैड को बना पाएंगे। 2009 में ही बुला लिया गया था। इसके अलावा पहले 2011 में भेजने के बाद इसको कंपैरिजन में इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ऑफिशियली इसे एरियन स्पेस को हैंड ओवर कर दिया। यानी कि इसका लॉन्चिंग कौन करता है? एरियन स्पेस करता है और उसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हैंड ओवर कर दिया कि ले जाइए और अपने साथ इसका लॉन्चिंग कीजिए। एसटीबी का असेंबली 12 सितंबर 2011 को शुरू की गई, जबकि 2 गैलीलियो सैटेलाइट को 7 और 14 सितंबर 2011 को इटली से आने के बाद, इटली से ये बन के आया ये और उसके गैलीलियो सैटेलाइट, और वहां से आने के बाद अंतिम टेस्ट किया गया और इसके लॉन्चिंग की प्लान को 20 अक्टूबर 2011 को इसको लॉन्चिंग करने का प्लान बनाया गया था। लेकिन सोयूज के थर्ड स्टेज में कुछ फ्यूल लाइन डिस्कनेक्टेड होने के कारण इसमें इसको थोड़ा डिले कर दिया गया 24 घंटे तक और लॉन्चिंग को टाल दिया गया और 21 अक्टूबर 2011 को इसको फाइनली एसटीबी को 3 घंटे 49 मिनट की फ्लाइट के बाद सोवियत यूनियन से बाहर लॉन्च होने रॉकेट बन गया, जिसे सोवियत यूनियन के अलावा किसी और देश ने लॉन्च किया था। और एक इसी के साथ एक इतिहास बन गया कि सोवियत यूनियन जो था यूरोपियन यूनियन का दुश्मन था, लेकिन वो दुश्मन होते हुए भी का सहयोग किया। तो ये वाला है जल्द, ये पार्ट 1 था, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए हम कम ही वीडियो बना रहे हैं, कम ही मिनट्स का। तो आगे भी आपको बताएंगे इसके फ्लाइट VS09 के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ते रहिए और आप मेरे वीडियो से जरिए साइंटिस्ट बन जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।